क्रोमोसोम का केमिकल एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे। क्रोमोसोम जो होता है ये न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, जिसके बारे में दो वैज्ञानिक हैं, ड्यूप्रा और हेंसरिस, इनके द्वारा ये बताया गया था। जो क्रोमोसोम है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियोप्रोटीन लिखा हुआ है, न्यूक्लियोप्रोटीन के ये बने होते हैं। बार बार ये हम लोग देख चुके हैं कि न्यूक्लियोप्रोटीन होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड में हम देखते हैं डीएनए और आरएनए। तो एक गुणसूत्र को बनाने में डीएनए का जो योगदान होता है ये कितना प्रतिशत होता है? 40% होता है। उसी प्रकार आरएनए जो है ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, 1.5% इसकी मात्रा होती है, जो कि केवल न्यूक्लियोलस के निर्माण में ही ये सहायक होता है, ठीक है, न्यूक्लियोलर रीजन में ही। उसके बाद नेक्स्ट में है प्रोटीन। प्रोटीन जो है यहाँ पर 2 टाइप के प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये 50% पाया जाता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन 8.5% ये पाया जाता है एक गुणसूत्र में। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये 5 टाइप का होता है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। तो चलिए इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हम। जो डीएनए होता है उसका मापन पिकोग्राम के द्वारा किया जाता है। एक पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। एक सेल में अगर हम देखें तो डीएनए की कुल लंबाई जो होती है ये 174 सेंटीमीटर तक होती है। हिस्टोन जो प्रोटीन होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का ये होता है और ये कम अणुभार वाले होते हैं। तो ये जो बेसिक नेचर है इसका ये आर्जिनिन और लाइसिन की उपस्थिति के कारण होता है। उसी तरीके से हिस्टोन प्रोटीन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 5 प्रकार के होते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं ये क्या है? अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं, ये कम मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं। उसी प्रकार ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ये हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं। जो आरएनए है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसका केवल 1.5% पाया जा रहा है, जो कि न्यूक्लियोलर रीजन या फिर उसके निर्माण में ही ये सहायक होता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की परासंरचना। तो गुणसूत्र की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसको समझाने के लिए समय समय पर वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग मॉडल दिए गए कि जो गुणसूत्र में पाए जाने वाले डीएनए हैं उसका स्ट्रेन मतलब अलग अलग प्रकार से उन्होंने अपना अपना मत दिया। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है या फिर जो क्या बोलना चाहिए, जो कि एक डीएनए संरचना में पूरी तरीके से फिट होता है, अधिक मान्यता प्राप्त, जो कि अभी तक उन्हीं के प्रयोग को ही या फिर उन्हीं के मॉडल को ही हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत सारे जो मॉडल हैं वो दिए गए हैं, जैसे कि टेलर का सेंटीपीड मॉडल है, टेलर का फिश मॉडल है। ये सबको हम लोग नहीं देख रहे हैं, मैं इन सब का फोटो क्लिक करके आपको भेज दूंगी। आप लोग एक एक रीडिंग इसको लगा लेंगे। जो इम्पोर्टेंट है, जो अभी तक चल रहा है, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, उसमें 2 मॉडल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग चलिए देख लेते हैं। इसमें देखना है हमें न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल जो है ये कॉर्नबर्ग और थॉमस के द्वारा 1974 में दिया गया था। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट में दिया है गुणसूत्र में पाया जाने वाला क्रोमेटिन डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। जो क्रोमेटिन जाल होता है वो किससे मिलकर बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। क्रोमेटिन की इकाई न्यूक्लियोसोम होते हैं। न्यूक्लियोसोम भी इसको देखेंगे हम लोग क्या होता है ये। तो जो एक क्रोमेटिन जाल होता है उसकी एक इकाई को ही क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोसोम बोला जाता है। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम प्रोटीन के ऑक्टामर का बना होता है। ऑक्टामर यानी कि 8, ठीक है। किसका ये ऑक्टामर रहेगा? हिस्टोन प्रोटीन का, ठीक है।
एक क्या है मतलब पूरा क्रोमेटिन का जाल होता है। अगर क्रोमेटिन जाल में हम लोग न्यूक्लियोसोम बोले तो क्रोमेटिन में उसकी सबसे जो छोटी इकाई होती है वो है न्यूक्लियोसोम। ठीक है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर ही क्रोमेटिन जाल का या फिर क्रोमोसोम का ये निर्माण करते हैं। तो प्रत्येक न्यूक्लियोसोम किसके मिलने से बनता है? प्रोटीन के ऑक्टामर से मिलकर ये बना होता है। और प्रत्येक जो ऑक्टामर होता है तो इसमें इस तरीके से देख लेते हैं हम लोग कि एक ऑक्टामर में H2A, H2B, H3 और H4 के दो अणु पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या हिस्टोन प्रोटीन का 5 टाइप देखा था जिसमें H1 भी है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को H1 नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि H1 इनके साथ कंबाइन नहीं होता है। ठीक है, वो अलग से सिंगल पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑक्टामर में क्या हो जाएंगे, ये चारों पाए जाएंगे और इन सभी के दो अणु एक न्यूक्लियोसोम में पाए जाएंगे। आप इस चित्र में देख रहे हैं ये है एक न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम जो होता है ये प्रोटीन के ऑक्टामर और डीएनए से मिलकर बना होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। प्रोटीन का ऑक्टामर में देख सकते हैं 8 इसमें होंगे, आगे की ओर आपको 4 दिखाई दे रहे हैं और ये पीछे की ओर ये 4 दिखाई देंगे, जो कि प्रोटीन के ही जो मतलब उनके टाइप हैं H2A, H2B, H3 और H4, उन्हीं के ही दो अणु यहाँ पर ये पाए जा रहे हैं, जिनसे जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो लिपटा हुआ रहता है। ये है डीएनए का स्ट्रैंड। तो यहाँ पर डीएनए का जो डीएनए में स्ट्रैंड लिपटा हुआ है उसमें जो बेस पेयर हैं, ठीक है, 4 बेस पेयर होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो उन बेस पेयर की संख्या जो होती है वो 200 होती है। ठीक है, यहाँ पर अब उसके बाद आप लोग यहाँ पर ये खाली स्पेस देख रहे हैं डीएनए का। उसके बाद एक और प्रोटीन दिया हुआ है हिस्टोन प्रोटीन H1। ठीक है, उसके बाद फिर से ये खाली जगह रहता है, फिर से एक न्यूक्लियोसोम जो होता है उसमें ऑक्टामर के साथ डीएनए फिर से ये लिपटा हुआ रहता है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं क्या बोला जाता है। प्रोटीन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए का स्ट्रैंड लिपटा हुआ। ठीक है, देख सकते हैं प्रोटीन ऑक्टामर के चारों ओर क्या है, डीएनए स्ट्रैंड लिपटा हुआ है, जिसमें 204 युग्म बेस पेयर पाए जाते हैं। यह ऑक्टामर के चारों ओर एक सहित 3/4 चक्कर में लिपटा हुआ रहता है, यानी कि इसके घूमने का जो क्या बोलना चाहिए, उसके चक्कर को बता रहा है कि किस तरीके से ये लिपटा हुआ है। तो ये इस तरह से एक ऑक्टामर के चारों ओर लिपटा हुआ रहता है। प्रोटीन ऑक्टामर तथा डीएनए स्ट्रैंड से बनी इकाई का नाम न्यूक्लियोसोम पीयूडेड एवं सहयोगियों द्वारा दिया गया था। तो एक न्यूक्लियोसोम बराबर 2 कोष्टक में चारों हिस्टोन प्रोटीन को दिया हुआ है प्लस 200 बेस पेयर डीएनए। ठीक है, डीएनए में कितने बेस पेयर पाया जा रहा है? 200 बेस पेयर पाया जा रहा है। तो इनको ही एक न्यूक्लियोसोम बराबर इतना होता है। 2 न्यूक्लियोसोम के बीच स्वतंत्र डीएनए का खंड पाया जाता है। देख सकते हैं आप लोग, ये पहला न्यूक्लियोसोम है और ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है। तो दोनों न्यूक्लियोसोम के बीच में ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या रहता है? खाली रहता है। तो उस खाली स्पेस को बोला जाता है लिंकर डीएनए। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, दोनों में तीर का निशान बनाकर क्या लिखा हुआ है? लिंकर डीएनए। लिंकर यानी कि लिंक करने का ये कार्य कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से लिंकर डीएनए में क्या दिया है? 50 से 70 बेस पेयर पाया जाता है। लिंकर डीएनए के साथ एक अणु हिस्टोन प्रोटीन का जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये H1 है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन ये किसके साथ जुड़ा रहता है? 2 लिंकर डीएनए के बीच में। तो ये तो था फर्स्ट मॉडल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है मॉडल का नाम? न्यूक्लियोसोम मॉडल। इसी को ही मान्यता प्राप्त हुआ है और इसी के आधार पर ही जो डीएनए होता है वो या फिर जो गुणसूत्र है वो होता है। अगला है सोलेनॉइड मॉडल। तो ये जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है इसी के ही क्या है, स्ट्रक्चर को समझाने के लिए और मतलब अधिक सरलता से, तो उसके लिए क्या है, सोलेनॉइड मॉडल दिया गया। देखिए, तो ये जो मॉडल है एरॉन क्लर्क के द्वारा दिया गया था
सोलेनॉइड मॉडल जो होता है ये डीएनए की सघनता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह डीएनए की सघनता को प्रदर्शित करता है। इसके अनुसार गुणसूत्रों के तंतु मजबूती से कुंडलित होकर क्रोमैटिन तंतु का एक समूह बनाते हैं। और हम सोलेनॉइड मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर की ओर ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स डीएनए है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो डीएनए है ये किसके चारों ओर मतलब ये कॉइल्ड होते जा रहा है, हिस्टोन प्रोटीन की। ठीक है, यानी कि जो डीएनए है उसके डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर इस तरीके से ये कॉइल्ड होते जाता है और आगे ये जो है लगातार ये कॉइल्ड होते जाएंगे। उसके बाद आप लोग स्प्रिंग देखे होंगे, स्प्रिंग में किस तरीके की संरचना होती है, इस तरीके का संरचना देखते हैं आप लोग। तो शुरू में ये क्या रहेंगे, शुरुआत में यहाँ पर देख रहे हैं इनके बीच जो सघनता है ये बहुत ही कम है, लेकिन जैसे ही लगातार ये सघनता जो है आगे बढ़ते जाता है तो यहाँ पर इनका जो ये सर्पिल आकार है ये बहुत ही कंजस्टेड होते जाता है, बहुत ही अधिक सघन होते जाता है। ठीक है, सघन होते जाता है तो इस कंडीशन में आप लोग देख रहे हैं इसका जो आकार है वो छोटा होते जाएगा। तो इस तरीके से ये सघन रूप में आते आते गुणसूत्र का इस तरीके का जो रूप है वो निर्मित करते हैं। ठीक है, इसमें कैरियोटाइप अथवा गुणसूत्र प्रारूप, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर उल्लेखित वर्णन से स्पष्ट है कि प्रत्येक जीव में उपस्थित गुणसूत्रों का आकार तथा प्रकार एक समान होता है। प्रत्येक जाति में जीवों के अपने विशिष्ट लक्षण होते हैं। इस प्रकार किसी जाति के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले समस्त लक्षणों के समूह जो उन गुणसूत्रों के सेट को पहचानने में सहायक होते हैं कैरियोटाइप कहलाते हैं। तो कैरियोटाइप के लक्षण में उपयोग आने वाले जो गुणसूत्रीय लक्षण हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला क्या दिया है, गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की परिमाप एवं आकार, सेंट्रोमियर की संख्या, प्राथमिक संकीर्णन की उपस्थिति, भुजाओं की लंबाई के अनुपात, सैटेलाइट की उपस्थिति आदि। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। कैरियोटाइप के प्रकार, कैरियोटाइप 2 टाइप के होते हैं। पहला दिया है सम्मित कैरियोटाइप। सम्मित कैरियोटाइप में होगा, इस प्रकार के कैरियोटाइप में गुणसूत्रों के बीच की लंबाई का अंतर क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसके अलावा मेटासेंट्रिक गुणसूत्रों की संख्या इसमें क्या होती है, अधिक होती है। मेटासेंट्रिक गुणसूत्र उनको बोला जाता है जिसमें सेंट्रोमियर दोनों क्रोमेटिड के बीचों बीच होती है। इस तरीके से जैसे ये दोनों क्रोमेटिड क्या है, बीचों बीच में इसका सेंट्रोमियर पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं किसी का सेंट्रोमियर एक भुजा क्या है, बड़ा है, एक भुजा छोटा है, किसी में आप लोग को एक ही भुजा दिखाई दे रहा है, अनइक्वल रहते हैं। ठीक है, वो मेटासेंट्रिक नहीं होते। मेटासेंट्रिक उसी को बोला जाता है जिसमें सेंट्रोमियर दोनों क्रोमेटिड के बीचों बीच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो सम्मित कैरियोटाइप है उनमें गुणसूत्रों के जो बीच लंबाई होती है वो लगभग समान होती है, बहुत ही कम अंतर होता है। मेटासेंट्रिक टाइप के क्रोमोसोम इसके अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल में दिया है पैनस का कैरियोटाइप। अगला टाइप है असम्मित कैरियोटाइप। ऐसे कैरियोटाइप में गुणसूत्रों की लंबाई में अधिक विविधता पाई जाती है। मेटासेंट्रिक गुणसूत्रों की संख्या इसमें क्या होती है, बहुत ही कम होती है। उदाहरण के लिए क्या दिया है, जिंगो बाइलोबा का कैरियोटाइप। अब इसके महत्व क्या है, इनको भी थोड़ा देख लेते हैं। कैरियोटाइप की सहायता से कम अथवा अधिक विकसित जीवों को पहचाना जा सकता है। 2 भिन्न जातियों के बीच विकासीय संबंध दर्शाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ गुणसूत्रों की संरचना अथवा संख्या में परिवर्तन को आसानी से भी पहचाना जा सकता है। तो ये तो था इनका महत्व। अगला देख लेते हैं हम यूक्रोमेटिन तथा हेट्रोक्रोमेटिन। हमने ऊपर पढ़ा कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में अंतरावस्था या फिर विश्रामावस्था या फिर इंटरफेस में पाए जाने वाला क्रोमेटिन कोशिका विभाजन के समय अत्यधिक संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करता है, अर्थात गुणसूत्र क्रोमेटिन का बना होता है।
बाद में ऐसा माना गया कि गुणसूत्रों को क्या है एसिटोकार्मिन, एसिटोआर्सिन और फ्यूलेजेन आदि अभिरंजकों द्वारा अभिरंजित करने पर इसके कुछ भाग अधिक स्टेन होते हैं या फिर अभिरंजित होते हैं, जबकि कुछ दूसरे भाग अत्यंत हल्के रंग के ग्रहण करते हैं। इस घटना को हेटेरोपिक्नोसिस कहा गया। इस अभिरंजन घटना के आधार पर एमिल हिड्स ने क्रोमेटिन को दो प्रकारों में विभाजित किया। पहला क्या है यूक्रोमेटिन और दूसरा है हेटेरोक्रोमेटिन। किसके आधार पर किया है इन्होंने? अभिरंजन के आधार पर। तो यूक्रोमेटिन किसे कहेंगे? यह गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले वे भाग होते हैं जो अभिरंजन के पश्चात हल्का रंग ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये हल्का रंग ग्रहण करते हैं। इस भाग में पाए जाने वाले जो डीएनए होते हैं ये अत्यधिक डीएनए अथवा जो जीन होते हैं ये अत्यधिक सक्रिय होते हैं। इस भाग में क्रोमेटिन का संघनन अपेक्षाकृत कम होता है। इस भाग में स्थित डीएनए का द्विगुणन जो होता है वो एस अवस्था के प्रारंभ में होता है। तो यूक्रोमेटिन में हमने क्या देखा कि ये अभिरंजन करने पर क्या है बहुत ही हल्का रंग ग्रहण करते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जो डीएनए या फिर जीन्स होते हैं वो अत्यधिक सक्रिय होते हैं। साथ ही साथ क्रोमेटिन का जो संघनन है वो यहाँ पर अपेक्षाकृत क्या रहता है कम रहता है और डीएनए का जो द्विगुणन है ठीक है एस अवस्था के प्रारंभ में ये होता है। तो हेटेरोक्रोमेटिन इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। अभिरंजन के पश्चात ये गहरे रंग ग्रहण करते हैं। इस भाग में पाए जाने वाले जीन्स क्या होते हैं कम क्रियाशील होते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन का एसिटाइलेशन संभव नहीं होता। एसिटाइलेशन का यानी केमिकल मॉडिफिकेशन ही होता है। बस इतना ही आप लोग इसको जानिए। इस भाग में स्थित डीएनए का द्विगुणन एस अवस्था के अंत में होता है। जैसे यूक्रोमेटिन का कहाँ हो रहा था ये प्रारंभ में हो रहा था, लेकिन हेटेरोक्रोमेटिन में डीएनए का द्विगुणन कब होता है ये एस अवस्था के अंत में होता है। यह यूक्रोमेटिन की अपेक्षा अधिक अस्थायी अथवा अस्थिर होता है। इस पर ताप, उम्र, लिंग आदि का प्रभाव आसानी से पड़ता है। हेटेरोक्रोमेटिन पुनः दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या दिया है निर्माणकारी हेटेरोक्रोमेटिन और दूसरा दिया है वैकल्पिक हेटेरोक्रोमेटिन। जो निर्माणकारी हेटेरोक्रोमेटिन होता है ये ऐसा है हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है सदैव हेटेरोक्रोमेटिक ही रहता है। इसको आप लोग किस तरीके से समझेंगे? दूसरे वैकल्पिक को देख लेते हैं हम लोग। वैकल्पिक में किस तरीके से इस प्रकार का जो हेटेरोक्रोमेटिन हमेशा हेटेरोक्रोमेटिक नहीं होता, यानी कि ये चेंज होते रहता है। लेकिन जो निर्माणकारी हेटेरोक्रोमेटिन होता है इसमें बदलाव नहीं होता, ये हमेशा के लिए क्या हेटेरोक्रोमेटिन ही रहता है। ठीक है, लेकिन जो वैकल्पिक होते हैं ये हमेशा के लिए हेटेरोक्रोमेटिक नहीं होते हैं। आवश्यकता अनुसार यह यूक्रोमेटिन से हेटेरोक्रोमेटिन तथा हेटेरोक्रोमेटिन से यूक्रोमेटिन में बदलता रहता है। उदाहरण के लिए स्त्रियों में पाए जाने वाला एक एक्स क्रोमोसोम पूर्ण रूप से हेटेरोक्रोमेटिक रूप में पाया जाता है। गैमेट्स में यह पुनः सक्रिय अवस्था में ये आ जाता है। तो यहाँ पर ये गुणसूत्रों के कार्य दिए हुए हैं। तो क्या क्या कार्य होता है? जीवों में आनुवंशिक गुणों का निर्माण करने वाली इकाइयां अर्थात जीन्स गुणसूत्रों पर पाई जाती हैं। अतः सभी आनुवंशिक सूचनाएं गुणसूत्रों पर पाई जाती हैं। आनुवंशिक सूचनाएं अगली पीढ़ी में गुणसूत्रों के माध्यम से पहुंचती हैं। गुणसूत्र केंद्रक के अंदर केंद्रिका के निर्माण में सहयोग करते हैं। कोशिका विभाजन के समय पुत्री कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ का वितरण गुणसूत्रों के माध्यम से ही होता है। गुणसूत्र चक्र के माध्यम से प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या तथा डीएनए की मात्रा स्थायी बनी रहती है। तो इस तरीके से ये गुणसूत्रों के कार्य हो गए।